वरुण का प्रशासनिक सेवा में चयन हो गया है। आज वरुण के कारण हमारी नाक ऊंची हो गई है। कल तक जो बेटा नालायक था, आज वो लायक हो गया है। संतान योग्य है तो माता पिता भी योग्य हो जाते हैं, वरना पता नहीं कैसे परवरिश की बच्चों की कि वे ऐसे निकल गए कि ताने सुन सुनकर जीना दुश्वार हो जाता है। ये दुनिया का कैसा दस्तूर है। मोबाइल की घंटी लगातार बज रही थी। किचन में काम करते करते सुमित्रा झुंझला उठी थी। फोन भी कोई नहीं उठाएगा। एक पैर पर खड़ी मैं इधर भी देखूं उधर भी देखूं। वो गैस धीमी करके दौड़ी। हेलो कहते ही वरुण की हर्षातिरेक से भरी आवाज सुनाई पड़ी। मम्मी, आपके आशीर्वाद से मेरा आईएएस में चयन हो गया है। मेरिट सूची में मेरा नाम शीर्ष पर होने के कारण आशा है कि मुख्य सेवा में मेरा नाम आ जाएगा। 1-2 दिन में घर पहुंचूंगा। कुछ और कहती कि उसने फोन रख दिया। शायद बिजी था, मन में छाया तनाव पल भर में दूर हो गया। सोचा मनोहर को जाकर ये खुशखबरी दूं। शयन कक्ष में गई तो देखा मनोहर गहरी नींद में सोए हुए हैं। कल रात्रि 1 बजे 3 दिन के टूर के पश्चात लौटे थे। थके होंगे, वरना 6 बजे के पश्चात तो बिस्तर पर रह ही नहीं सकते। 6:30 से 7 बजे तक उनका योगा करने का समय है और 7 बजे से आसपास के एरिया की फ़ोन के द्वारा जानकारी हासिल करने का, जिससे कहीं कुछ भी समस्या होने पर तुरंत उसका निदान किया जा सके। वो एक पब्लिक अंडरटेकिंग कंपनी में चीफ जनरल मैनेजर हैं। अनुज ट्यूशन गया है तथा पिताजी सुबह की सैर के लिए। सन की आवाज़ आई तो ध्यान आया कि गैस पर दही जमाने के लिए दूध गर्म करने के लिए रखा है। दोपहर के खाने में सबको खाने के साथ ताज़ा दही चाहिए, अतः सुबह उठकर सर्वप्रथम यही कार्य करना पड़ता है। शीघ्रता से जाकर गैस बंद की। अनुज ने आज नाश्ते में आलू के पराठे खाने की फरमाइश की थी, अतः कुकर में आलू रखकर आटा मलने लगी। हाथ आटा मल रहे थे किंतु अनायासी मस्तिष्क में 8 वर्ष पूर्व की घटनाएं चलचित्र की भांति उसके मन मस्तिष्क से गुजरकर मन में उथल पुथल मचाने लगी। उस दिन सुबह से ही न जाने क्यों मन उद्विग्न था। 12वीं का परीक्षा फल निकलने वाला था। वरुण भी उस दिन वहां नहीं था। वरुण को अपने मौसा मौसी से बेहद लगाव था, अतः इस बार छुट्टियों में उसने स्वयं ही दिल्ली मौसी के पास जाने की इच्छा प्रकट की थी। सुमित्रा उसे अकेले भेजने में झिझक रही थी, किंतु मनोहर का मत था कि एक उम्र के पश्चात बच्चों में स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता आनी चाहिए। ये तभी संभव है जब बच्चों को अकेले रहने आने जाने की सुविधा प्रदान की जाए। 2 दिन पश्चात वरुण आने वाला था। वैसे तो वरुण पढ़ने में अच्छा था, किंतु बोर्ड की 10वीं की परीक्षा का परीक्षा फल निकलने के पूर्व वो वरुण से ज़्यादा नर्वस थी। इसीलिए उसके बार बार पूछने पर कि क्या तुम पास हो जाओगे, एक दिन वो झुंझला कर बोला था, मम्मी, वाई आर यू सो अंडर एस्टिमेट मी। सचमुच मेरिट सूची में उसका नाम देखकर घर भर की छाती गर्व से फूल उठी थी। वो सबकी आशाओं का केंद्र बिंदु बन बैठा था। दादी कहती डॉक्टर बनाऊंगी अपने पोते को, कम से कम बुढ़ापे में मेरी सेवा तो करेगा। मुझे दूसरों के पास दिखाने तो नहीं जाना पड़ेगा। उनका बस चले तो एक ही बार में मरीज का सारा खून चूस लें। और दादा कहते, डॉक्टर नहीं, मैं तो अपने पोते को अपनी तरह कलेक्टर बनाऊंगा, जिससे वो समाज में फैली अराजकता और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाकर समाज के उत्थान हेतु कार्य कर सके। मनोहर चाहते थे कि उसका बेटा उनकी तरह इंजीनियर बनकर देश के नवनिर्माण में सहयोग करे। महाराष्ट्र में उस समय इंजीनियरिंग और मेडिकल के लिए प्रवेश परीक्षा नहीं होती थी। केवल 12वीं के अंकों के आधार पर कॉलेज में एडमिशन मिल जाता था। इस सुविधा का लाभ उठाकर शहर के नामी कॉलेज में वरुण का दाखिला कराकर हम भविष्य के लिए आश्वस्त हो जाना चाहते थे। अतः 12वीं में उसे गणित और जीव विज्ञान दोनों विषय दिलवा दिए थे, जिससे जिस ग्रुप में ज़्यादा अंक होंगे उसी में उसको दाखिला दिलवा सके। कोई भी उस मासूम की इच्छा नहीं पूछ रहा था उसे क्या बनना है, उसकी रुचि अभिरुचि किसमें है। वो मूक दृष्टा थी, डर था तो केवल इतना
कि वो कहीं दो नावों में सवार होकर मझधार में ही ना गिर जाए। बस ही मन यही मानती कि वो जो भी करे अच्छा करे, क्योंकि आज प्रतियोगिताओं के दायरे में कैद अपने बच्चे अपनी सुकुमारता, चंचलता तथा बचपना खोने लगे हैं। प्रतियोगिताओं में उच्च वरीयता क्रम के बच्चे ही सफल माने जाते हैं तथा अन्य सभी असफल। हो सकता है कि उनकी कथाकथित असफलता के पीछे कुछ मानसिक, पारिवारिक, सामाजिक कारण रहे हों, लेकिन उनकी समस्याओं के निदान का समय आज किसके पास है? जो जीता वही सिकंदर वाली मानसिकता असफल बच्चों को दूसरों की नज़रों में आवारा लफंगा बना देती है। असफलता तो असफलता नहीं, असफलता तो असफलता ही है। मन मस्तिष्क पर लगा एक अमिट कलंक भी है, जिसे मिटा पाना कभी कभी असंभव होता है। यद्यपि वरुण प्रारंभ से ही पढ़ाई में अच्छा था, सदैव कक्षा में प्रथम ही आता रहा था। शिक्षक भी उससे बेहद प्रसन्न थे। उसने 10वीं बोर्ड की परीक्षा में मेरिट सूची में अपना नाम अंकित कर न केवल अपना वरन स्कूल का नाम भी रोशन किया था। इस वर्ष भी उससे यही आशा कर रहे थे। घंटी बजने की आवाज़ सुनकर दरवाज़ा खोला तो अनुज को खड़ा पाया। परीक्षा फल के बारे में पूछने पर सिर झुकाकर बोला, मालूम नहीं मम्मी, बहुत भीड़ थी इसीलिए देख नहीं पाया। दोपहर में मनोहर जाकर मार्कशीट लेकर आए। उनका मुंह उतरा हुआ देखकर मन में खलबली मच गई। अनहोनी की आशंका से मन कांप उठा। क्या हुआ, कैसा रहा रिजल्ट? बेचैनी से पूछ उठी थी। पानी तो पिलाओ, मुंह सूखा जा रहा है। पानी लेकर आई तो मनोहर ने मार्कशीट सामने रख दी। सभी विषयों में कम अंक देखकर अविश्वास की मुद्रा में मुंह से निकल गया, ये मार्कशीट अपने वरुण की हो ही नहीं सकती। रोल नंबर उसी का है ना? क्यों बेवकूफ़ों जैसी बातें कर रही हो? मार्कशीट उसी की है, नाम और रोल नंबर भी उसी का है। फिर थोड़ा रुक कर बोले, अच्छा हुआ माँ पिताजी कानपुर दीदी के पास गए हैं, वरना ऐसे नंबर देखकर उनके दिल पर क्या गुजरती। री एग्जामिन करवाएं। उनकी बात अनसुनी करते हुए उसने कहा, री एग्जामिन से क्या होगा? कापियाँ फिर से चेक तो होती नहीं है, सिर्फ रीटोटलिंग होती है। वैसे भी हर सब्जेक्ट में तो ऐसे ही अंक है। गनीमत है पास हो गया, लेकिन ऐसे पास होने से क्या ही फायदा। दुखी स्वर में उन्होंने कहा। फिर थोड़ा रुक कर बोले, तुम्हारी सोशल विजिट भी बहुत हो गई थी उन दिनों, उसी का परिणाम है ये रिजल्ट। मनोहर का इस समय उस पर आरोप लगाना पता नहीं क्यों सुमित्रा को बेहद अनुचित लगा था, किंतु स्थिति की गंभीरता को समझकर मनोहर के आरोपों पर ध्यान न देते हुए सुमित्रा ने अति आत्मविश्वास से किंतु धीमे स्वर में कहा, ये रिजल्ट उसका हो ही नहीं सकता। क्या आप सोच सकते हो कि अभी तक हर परीक्षा में अव्वल आने वाला लड़का एकाएक इतना गिर जाएगा? तुम्हारे कहने से क्या होता है, जो सामने है वही यथार्थ है। मनोहर ने एक एक शब्द पर बल देते हुए कहा। अनुज को सामने पाकर मन का आक्रोश जुबा पर आ गया तथा कह उठे, इनको तो हीरो बनने से ही फुर्सत नहीं है। एक ने तो नाक कटा दी और दूसरा शायद जान ही ले ले। कहकर वो ऑफिस चले गए। अनुज सिर नीचा करके अपने कमरे में चला गया। माँ को गुस्से में उल्टा सीधा बोलते तो उसने जब तब सुना था, किंतु पिताजी को इतना अपसेट आज से पहले उसने कभी नहीं देखा था। उनके सामने मम्मी कभी उसे या भैया को कुछ कहती तो वो उनका पक्ष लेते हुए कहते, बच्चे हैं, अभी शैतानी नहीं करेंगे तो फिर कब करेंगे? रोने पीटने के लिए तो सारी जिंदगी पड़ी है, चढ़ाओ और चढ़ाओ अपने सिर पर। कभी अनहोनी हो जाए तो फिर मुझे दोष मत देना। तब माँ बिगड़ती रहती थी, अनहोनी कैसे होगी? मेरे बच्चे हैं, देखना नाक ऊंची ही रखेंगे। फिर हमारी और मुखातिब होकर कहते, बेटा कभी मुझे शर्मिंदा मत करना, मेरे विश्वास को ठेस मत पहुंचाना। आज वही डैडी वरुण भैया के परीक्षा फल को देखकर इतने असंतुष्ट हो गए थे कि उसे भी भला बुरा कहने से नहीं चूके। वैसे भैया के रिजल्ट पर तो उसे भी विश्वास नहीं आ रहा था। कभी किसी दिन यदि खराब भी होता तो वो उसे अवश्य बताते। कहीं कुछ गड़बड़ तो अवश्य हुई है, कहीं कंप्यूटर में तो मार्क्स फीड करने में किसी ने गड़बड़ी तो नहीं कर दी। भला 3 विषयों में 45, ऐसा कैसे हो सकता है? प्रश्न मस्तिष्क में कुलबुला हो रहा था, किंतु कोई निदान उसके पास भी नहीं था।
कभी फ़ोन की घंटी बज उठी। फ़ोन अमिता आंटी का था। मम्मी के कमरे में गया तो देखा मम्मी सुबक रही हैं। उनको उस समय फ़ोन देना उचित ना समझकर उनसे कह दिया कि वो सो रही हैं। परीक्षा फल पूछने पर कह दिया कि पता नहीं। वो जानता था कि वो कॉलोनी की इन्फॉर्मेशन सेंटर है। हर घर के समाचार उनके पास रहते हैं और पल भर में ही सबके पास पहुंच भी जाते हैं। पता नहीं उनको सबकी घरेलू जिंदगी में इतनी दिलचस्पी क्यों रहती है। वैसे जब से उनकी इकलौती पुत्री ने घर से भागकर विवाह किया है, तब से थोड़ा शांत हो गई हैं। लेकिन आदत तो आदत ही है। किसका फ़ोन था? सुमित्रा ने आंसू पोंछते हुए पूछा। अमिता आंटी का। क्या कहा तूने? कह दिया अभी पता नहीं है, डैडी ने किसी को भेजा है। कब तक झूठ बोलेगे? सच्चाई छिपाने से भी नहीं छिपती। तुम लोगों ने कहीं भी मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। कल तक जिनके सामने मैं अकड़ कर कहती थी कि मेरे दोनों बच्चे हीरे हैं, उनको क्या जवाब दूंगी? अरे तुम तो कोयला ही निकले। अपने मुंह पर तो कालिक पोती ही हमारे मुंह पर भी पोत दी। कहते हुए आंसुओं की झड़ी लग गई थी। अनुज जानता था कि अभी माँ से कुछ भी कहना ठीक नहीं है। सुमित्रा सदमे की स्थिति में कहती जा रही थी, अरे इन्हीं हाथों से खिलाया पिलाया पढ़ाया, दिन रात एक कर दिए, अपनी सभी इच्छाएं तुम दोनों पर कुर्बान कर दी। पर क्या मिला मुझे? ये अपमान, दुख और संताप। तभी घंटी बजी। अनुज दरवाजा खोलने गया तो देखा रमा ताई खड़ी हैं। वो बिना कुछ कहे सदा की तरह अंदर चली गई तथा सुमित्रा की अव्यवस्थित हालत देखकर बोली, क्या हालत बना रखी है सुमित्रा तुमने? क्या करूं दीदी, आप ही बताओ। दो बेटियों से भी ज्यादा मुश्किल आज बेटों को पालना है। बेटी एक बार भी ना पढ़े तो योग्य लड़का देखकर विवाह कर दो, उनका जीवन कट ही जाएगा। लेकिन अगर लड़के कुछ नहीं बन पाए तो क्या करेंगे? आपके भैया के पास इतना पैसा भी नहीं है कि इन्हें कोई व्यवसाय ही करा दे। लेकिन जब पढ़ ही नहीं पाएंगे तो ये भी तो आवश्यक नहीं कि व्यवसाय में भी सफल हो जाएंगे। हर जगह प्रतियोगिता है दीदी। आज अगर एक जगह सफल नहीं हो पाए तो कैसे आशा करें कि दूसरी जगह भी सफल हो जाएंगे? क्यों बेकार की बातें सोचकर मन मस्तिष्क को खराब कर रही हो सुमित्रा? जीवन धूप छाव की तरह है, कभी सुख कभी दुख, कभी सफलता कभी असफलता। सच्चा मानो तो वो है जो किसी भी परिस्थिति में हार ना माने, सदा धैर्य और संयम का परिचय देते हुए लक्ष्य प्राप्ति हेतु निरंतर संघर्ष करता रहे। जरा सोचो, जब तुम्हें इतना दुख हो रहा है, अपमानित महसूस कर रही हो, तो वरुण को कितना होगा? सुमित्रा, वरुण अत्यंत ही भावुक लड़का है। उसके आने पर तुम्हें अत्यंत ही संयमित व्यवहार करना होगा। उसे धैर्य बंधाना होगा। सोचना होगा कि आगे क्या और कैसे करना है। एक बार एक परीक्षा में असफल होने का अर्थ ये नहीं है कि वो नकारा हो गया। हो सकता है अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल हो जाए। आप ठीक कह रही हैं दीदी, लेकिन मन बेकाबू हो उठता है। क्या क्या स्वप्न सजोए थे, सब निष्फल हो गए। सुमित्रा ने कहा, फिर वही बात, धैर्य रखो, सब ठीक हो जाएगा। दूर क्यों जाती हो? अपने देवर विक्रम को ही देखो। 2 बार मैट्रिक में फेल होने के बावजूद पीसीएस एलाइड में सेलेक्ट हुआ है या नहीं? हिम्मत रखो। यदि तुम ही मुँह छिपाओगी तो दूसरों को कहने का और भी मौका मिलेगा। सामने भले ही वे अफसोस जाहिर करें, लेकिन पीठ पीछे वही लोग मजाक बनाने से नहीं चूकेंगे। जो हुआ सो हुआ, हमारा दुख है, हमें ही उसे सहन करते हुए उपाय ढूंढना पड़ेगा। लेकिन दीदी, दूसरों की उपहास भरी निगाहों से कैसे पीछा छुड़ाऊंगी? यही विचार मन को व्यथित किए जा रहा है। ये बताओ सुमित्रा कि तुम्हें अपने बेटे की ज्यादा फिक्र है या समाज की? उसे चुप देखकर उन्होंने पुनः कहा, सुमित्रा, यही तो हमारी तुम्हारी कमी है। हम अपनों की परवाह ना कर समाज की ज्यादा चिंता करते हैं। समाज जो ना सुख में हमारा साथ देता है और ना ही दुख में। समाज का क्या, उसे जो कहना है कहेगा ही। अब हम उसके अनुसार अपने व्यवहार का निर्धारण तो नहीं कर सकते। अतः तुम्हें समाज की परवाह ना कर सुमित के बारे में सोचना होगा। उसको डांटने फटकारने की बजाय उसकी इच्छा जाननी होगी। कारण पता लगाना होगा कि ऐसा किस वजह से हुआ है। आप ठीक कह रही हैं दीदी, शायद यही उचित मार्ग है। उसकी जेठानी रमा उसकी बहन जैसी थी। वो भरी जवानी में ही विधवा हो गई थी। समाज की परवाह ना कर छोटी नौकरी करते हुए उन्होंने न केवल बच्चों को पढ़ाया बल्कि स्वयं भी एमए बीएड करके आज
माध्यमिक स्कूल में शिक्षक के पद पर कार्यरत हैं। दोनों बच्चे अच्छी जगहों पर नौकरी कर रहे हैं तथा उन्हें भी अपने मृदु व्यवहार के कारण समाज में सम्मानजनक स्थान प्राप्त है। शाम को मनोहर के ऑफिस से आने के पश्चात सुमित्रा ने रमा दीदी के द्वारा दी गई बात बताई तो उन्हें भी महसूस हुआ कि वरुण को विश्वास में लेकर ही कुछ निर्णय लिया जा सकता है। तीसरे दिन वरुण आया। उसने आते ही पूछा, मम्मी रिजल्ट निकला क्या? हाँ निकल तो गया, लेकिन बताओ तुम्हें कितने प्रतिशत अंक की आशा थी? मनोहर ने पूछा। लो बेटा पहले नाश्ता कर लो, बाद में अन्य बातें होती रहेंगी। तुम्हारे लिए गर्मा गर्म आलू के पराठे बनाए हैं। सुमित्रा ने उनकी बात को बीच में काटते हुए कहा। क्या बात है मम्मी, आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया? उसने हम दोनों की ओर अविश्वास की मुद्रा में देखते हुए कहा। बताते हैं बेटा, तुम नाश्ता करो। ये बताओ कि तुम्हें कितने प्रतिशत अंक आने की आशा थी? मनोहर ने पुनः पूछा। 90 से 95% तो आने ही चाहिए। पहले आप मार्कशीट दिखाइए, तभी मैं नाश्ता करूँगा। उसे जिद पर अड़ा हुआ देखकर मनोहर ने मार्कशीट उसे दे दी। मार्कशीट देखकर वो बौखलाकर बोला, ये मेरे अंक हो ही नहीं सकते। शांत हो जाओ, धैर्य रखो, कभी कभी ऐसी अनहोनी हो जाती है। तुम यदि चाहते हो तो री एग्जामिन करवाएं। री एग्जामिन से क्या होगा पापा? तब तक उसका रिजल्ट आएगा, तब तक तो सब जगह एडमिशन हो जाएंगे। मेरा तो भविष्य ही बिगड़ गया। कहते हुए वो कमरे में घुस गया तथा कमरा अंदर से बंद कर लिया। अरे कोई उसे रोको, कहीं कुछ कर ना ले। सुमित्रा मनोहर की ओर देखकर चिल्लाई। नहीं, वो कुछ नहीं करेगा, वो मेरा बेटा है। उसे कुछ समय के लिए अकेला छोड़ दो, मनोहर ने अति आत्मविश्वास के साथ कहा। इतनी देर से अनुज दीवार से लगा सबकी बातें सुन रहा था, लेकिन वरुण का कमरा बंद करना उसे झकझोर गया। वो डर के कारण उसके पास आकर निशब्द खड़ा हो गया। उसकी आंखें कह रही थी, मम्मी भैया को रोको। शायद उसे भी उसी की तरह अपने पापा की बात पर यकीन नहीं हो रहा था। अनुज की ऐसी मना स्थिति देखकर मनोहर ने दरवाजा खटखटाते हुए कहा, वरुण बेटा दरवाजा खोलो, बाहर आओ। हम सब तुम्हारे दुख में बराबर के हिस्सेदार हैं। सुख तो तुम एक बार अकेले झेल भी लोगे, लेकिन दुख अकेले नहीं झेल पाओगे। दुख सबके साथ बांटने पर ही हल्का हो पाता है। मनोहर की बात सुनकर वरुण ने दरवाजा खोला तथा उससे लिपटकर रोने लगा। विश्वास कीजिए पापा, मेरे सारे पेपर बहुत अच्छे हुए थे। पता नहीं अंक क्यों इतने कम आए। कोई बात नहीं बेटा, जीवन में कभी कभी अप्रत्याशित घट जाता है, उसके लिए इतना निराश होने की आवश्यकता नहीं है। अब हमें आगे के लिए सोचना है। क्या करना चाहते हो? अगले वर्ष प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठना चाहोगे या किसी कॉलेज में पेमेंट सीट में दाखिला लेकर पढ़ना चाहोगे? पापा, मैं पेमेंट सीट में दाखिला लेकर पढ़ने के बजाय प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल होकर अपनी योग्यता सिद्ध करना चाहूँगा। उसके शब्दों में आत्मविश्वास झलक रहा था। उसने वहीं एक कोचिंग संस्थान में दाखिला ले लिया। पूरे साल खूब मेहनत की। कभी अनुज बाहर घूमने की जिद करता तो कभी चला जाता और कभी मना कर देता था। समय आने पर प्रतियोगी परीक्षाओं का फॉर्म भर दिया। प्रतियोगी परीक्षा देकर जब आया तो उसके माथे पर परेशानी की लकीरें खिंची देख उसने पूछा तो बोला, मम्मी पता नहीं क्यों नर्वस हो गया। आते हुए भी प्रश्नों को ठीक से हल नहीं कर पाया। सुमित्रा उसे समझाती कि परीक्षा के पहले ज़्यादा टेंशन ना लिया करो, जल्दी सो जाया करो, पर वो देर रात तक पढ़ता रहता। शायद उसकी एक असफलता ने उसके आत्मविश्वास को डगमगा दिया था। मनोहर को उससे बड़ी उम्मीदें थी। वो दिन भी आ गया जब रिजल्ट घोषित होना था। सफल प्रतियोगी की लिस्ट में उसका नाम ना होने पर सभी निराश हो गए थे। एक परिणाम और आना बाकी था। आशा की हल्की किरण बाकी थी। रिजल्ट आने वाले दिन वो काफ़ी तनाव में थे। उस समय दिवाकर और रिया भी अपने किसी काम के सिलसिले में वहां पर आए हुए थे। इस बार भी वो सफल नहीं हो पाया। मनोहर का पारा ही चढ़ गया और उन्होंने वरुण को अनाप शनाप कहना शुरू कर दिया। वरुण की मना स्थिति को जानते हुए भी न जाने क्यों सुमित्रा भी स्वयं को रोक नहीं पाई तथा आग में घी डालने का काम करने लगी। उस समय ये भी याद नहीं रहा कि रिया और दिवाकर की उपस्थिति में ऐसा करना उचित नहीं है। किशोरावस्था में प्रवेश करते बच्चों को एक बार अकेले में डांट भी लो, पर किसी के सामने उन्हें डांटना भरे बाजार में नंगा करने जैसा है।
उस स्थिति से वरुण को उबारने का काम दिवाकर ने किया था। उसने मनोहर को चुप कराते हुए नम्र शब्दों में कहा, जीजा जी, यहाँ ना अच्छे स्कूल हैं और ना ही अच्छी कोचिंग संस्थान। आप इसे हमारे साथ दिल्ली भेज दीजिए। हाँ जीजू, ये ठीक कह रहे हैं। वरुण को ये अपने कॉलेज में दाखिला भी दिलवा देंगे और कोचिंग भी चलती रहेगी। वरुण को मैं किसी बात की कोई कमी नहीं होने दूंगी। अगर एक बार सफल नहीं हो पाया तो क्या हुआ? मैंने इसकी योग्यता देखी है, अगली बार ये अवश्य सफल होगा। रिया, जो स्वयं भी टीचर थी, उसने वरुण को अपने गले से लगाते हुए कहा। रिया के गले लगते ही वो बच्चों की तरह फपक फपक कर रो पड़ा था। ना ना, मेरे बच्चे ऐसे हिम्मत नहीं हारते। जितने भी बड़े व्यक्ति हुए हैं, उन्हें जीवन में पग पग पर कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। तब तब कर ही लोहा कुंदन बनता है। स्वयं को संभालो बेटा, टूट कर बिखरना तो तुम्हारी नियति है। तुम्हें आगे बढ़ना है, बहुत आगे, पर पहले तुम्हें स्वयं पर भरोसा करना होगा। वरुण अपने मौसाजी एवं मौसी के साथ चला गया था। सुमित्रा की वरुण को दिल्ली भेजने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी, पर परिस्थितियां ही ऐसी बन गई थी कि उसे दिल्ली जाना पड़ा या उसे भेजना पड़ा। अनुज भी वरुण के दूर हो जाने के कारण उदास हो गया था। दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते थे। दिन में कितनी ही बार लड़ते, परंतु थोड़ी ही देर में सुलह कर लेते थे। कभी कभी उनकी वक्त बेवक्त की लड़ाई से वो भी परेशान हो जाती थी। एक बार उन्हें ऐसे लड़ता देखकर असंयमित होकर वो कह बैठी, पता नहीं कब तुम दोनों को अकल आएगी। ये नहीं कि शांति से बैठकर परीक्षा की तैयारी करो। पड़ोस के नंदा साहब के लड़के को देखो, प्रथम बार में ही मेडिकल में सिलेक्शन हो गया। कितनी प्रशंसा करती है वो अपने बेटे की। मैं किस मुंह से तुम्हारी तारीफ करूं? यही हाल रहा तो जिंदगी में कुछ भी नहीं कर पाओगे। जब तक हम हैं, दाल रोटी तो मिल ही जाएगी, उसके बाद भूखों मरना। वरुण तो सिर झुकाकर बैठ गया, किंतु अनुज बोल उठा, मम्मी, आपने कभी अधूरे चित्र को देखा है? कितना आकर्षक लगता है। उसे असमंजस में पड़ा देखकर पुनः बोला, मम्मी, अभी हम अधूरे चित्र के समान ही हैं। कभी कोई चित्र शीघ्र पूर्णता प्राप्त कर लेता है और कभी कभी पूर्ण होने में समय लगता है। उसकी बात का आशय समझकर झुंझला कर कह उठी, बेटा, पूत के पांव पालने में ही पता चल जाते हैं। मनोहर, जो पीछे खड़े सारा वार्तालाप सुन रहे थे, कह उठे, बातें बनाना तो बहुत आसान है बेटा, किंतु कुछ कर पाना, कुछ बन पाना अत्यंत ही कठिन है। जब तक परिश्रम और लगन से ध्येय की प्राप्ति की ओर अग्रसर नहीं होगे, तब तक सफल नहीं हो पाओगे। वरुण का ऐसे अचानक दिल्ली जाना सुमित्रा को भी अच्छा नहीं लगा था। वो सोचकर मन को समझाने का प्रयत्न करती कि शायद दिल्ली भेजने में ही उसकी भलाई हो सकता है यहाँ के लोगों में उसके प्रति आती उपहास व व्यंग की भावना उसे सहज नहीं होने दे रही हो। कभी कभी स्थान परिवर्तन भी व्यक्ति की मानसिकता को परिवर्तित कर उसमें सुखद परिवर्तन ला देता है, और फिर जब स्वयं वरुण की भी यही इच्छा है तो उसे रोकना उसके पैरों में बेड़ियां पहनाने जैसा होता। वैसे भी जीवन में कुछ पाने के लिए कुछ खोना ही पड़ता है। बच्चों को सदा बांध कर तो नहीं रखा जा सकता। संतोष था तो केवल इतना कि दिल्ली जैसे महानगर में वो अकेला नहीं, बल्कि दिवाकर और रिया की छत्र छाया एवं मार्गदर्शन में रहेगा। दिवाकर दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। वरुण को सदा प्रथम आते देखकर उन्होंने कई बार कहा था कि उसे दिल्ली भेज दो, जिससे वे प्रतियोगी परीक्षाओं की उचित तैयारी करे। किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से इंजीनियरिंग या मेडिकल की डिग्री ले ले तो उसके भविष्य के लिए अच्छा होगा। वो उनकी बातों को सदा अनसुना करती रही थी। उसे लगता था कि बच्चे जब तक साथ रह सके रह ले, वरना एक बार उनका पैर बाहर निकला, वे सदा के लिए दूर हो जाते हैं। इस बार उनके निर्णय को मजबूती में स्वीकार करना पड़ा। रिया ने बताया कि वो मेडिकल या इंजीनियरिंग में ना जाकर सिविल सेवा में जाना चाहता है, अतः उसी दृष्टि से उसका वहाँ एडमिशन करा दिया है। अपनी इच्छा के विपरीत जाने पर मनोहर ने वरुण से बात करना ही छोड़ दिया था। बीच में एक बार वो घर आया भी, पर अपने पिता के रुख को देखकर वो अपने कमरे में ही बंद पड़ा किताबों में सिर छिपाए रहता। सुमित्रा के मुंह से भी जब तब ना चाहते हुए भी अनचाहे शब्द निकल जाते थे। उसे लगता था जब मेडिकल या इंजीनियरिंग में ही नहीं आ पाया तो सिविल सेवा में कैसे आ पाएगा। वो तो और भी कठिन होती है। एक बार ऐसे क्षण में पिताजी ने उसे कहा था, सुमित्रा, तुझ में धैर्य क्यों नहीं है?
जीवन में प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक इच्छा पलक झपकते ही प्राप्त नहीं होती, बल्कि उसके लिए धीरज रखना पड़ता है। ये बात और है कि किसी किसी को अपने ध्येय में सफलता थोड़े से प्रयत्न करने के पश्चात ही मिल जाती है और किसी को अधिक परिश्रम करने के पश्चात भी नहीं मिलती है। लेकिन सच्ची लगन, धैर्य और विश्वास हो तो कोई कारण नहीं कि मानव अपने लक्ष्य को प्राप्त ना कर पाए। पता नहीं इंसान जरा सी असफलता से ही व्यर्थ ही इतना विचलित क्यों हो उठता है कि अपने ही खून को अपमानित करने से नहीं चूकता। अच्छा ये बता वरुण, इस समय स्वयं परेशान है। ऐसे समय तुम्हारा उसे डांटना या अपमानित करना क्या उसका मनोबल नहीं तोड़ेगा? पिताजी की बात सुनकर सुमित्रा को भी महसूस होने लगा था कि अभी तक उनका व्यवहार ही वरुण के प्रति गलत रहा है। तभी उसमें आत्मविश्वास की कमी आती जा रही है। हो सकता है वो पढ़ने का प्रयत्न करता हो, लेकिन अति दबाव में आकर वो पूरी तरह ध्यान केंद्रित ना कर पा रहा हो। शायद प्रारंभ से ही बच्चों को हम अपनी आकांक्षाओं, आशाओं के इतने बड़े जाल में फंसा देते हैं कि वो बेचारे अपना अस्तित्व ही खो बैठते हैं। वे समझ नहीं पाते कि उनकी स्वयं की रुचि, अभिरुचि किसमें है, उन्हें कौन से विषय चुनने चाहिए। वैसे भी हमारी आज की शिक्षा प्रणाली बच्चों के सर्वांगीण विकास में बाधक है। वो उन्हें सिर्फ परीक्षा में सफल होने हेतु विभिन्न प्रकार के तरीके ही उपलब्ध कराती है, ना कि जीवन के रण संग्राम में विपरीत परिस्थितियों से जूझने के लिए भी उन्हें तैयार कराती है। बच्चे की सफलता, असफलता, योग्यता का मापदंड केवल विभिन्न अवसरों पर होने वाली परीक्षाएं ही हैं, चाहे उसे देते समय बच्चे की शारीरिक, मानसिक स्थिति कैसी भी क्यों ना हो। इसीलिए शायद बच्चों में आत्महत्या की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। उसने निश्चय कर लिया कि वो वरुण की परीक्षा की इन घड़ियों में अपने मधुर वचनों से या उसके मार्ग में आने वाली कठिनाइयों, मन में उत्पन्न कुंठा की ग्रंथियों का पता लगाकर उनका मनोबल बढ़ाने का प्रयास करेगी, उसका साथ देगी। ऐसा कोई कार्य नहीं करेगी जिससे उसका मनोबल टूटे। वरुण को बचपन से ही सबसे अधिक अपने पापा से लगाव था, अतः उनकी बेरुखी से वो बुरी तरह घायल था। रिया कहती वरुण ने स्वयं को पढ़ाई में डुबो लिया है, लेकिन वो गुमसुम होता जा रहा है। लगता है जैसे उसका आत्मविश्वास खो गया है। इस बार जब से वो घर से लौटा है तब से वो और भी ज्यादा निराश है। शायद अपनी उपेक्षा या अवहेलना के कारण वो आहत एवं कुंठित होता जा रहा है। वरुण के न आने के कारण सुमित्रा ही बीच बीच में जाकर उससे मिल आती थी तथा जब तब उससे फोन पर बात करके उसका मनोबल बढ़ाने का प्रयास करने लगी थी। उसे अकेला ही आया देखकर वो निराश हो जाता था। वो जानती थी कि उसकी आंखें पिता के प्यार के लिए तरस रही हैं, लेकिन मनोहर ने स्वयं को एक कवच में बंद कर रखा था, जहां उनकी अवहेलना से आहत बेटे की आह पहुंच ही नहीं पाती थी। शायद पुरुष बच्चों की सफलता को ही ग्रहण कर गर्व से कह सकता है आखिर बेटा किसका है, लेकिन एक नारी, एक माँ ही बच्चों की सफलता, असफलता से उत्पन्न सुख दुख में बराबर का साथ देकर उन्हें सदैव अपने आंचल की छाया प्रदान करती रहती है। पिता पुत्र के शीत युद्ध ने पूरे घर के माहौल को बदल दिया था। हंसमुख अनुज के व्यक्तित्व में भी परिवर्तन आ गया था। वो भी धीरे धीरे गंभीर होता जा रहा था, सिर्फ काम की बातें ही करता था। पूरे दिन अपने कमरे में कैद किताबों में ही उलझा अंतर्मुखी होता जा रहा था। शायद पापा की खामोशी ने उसे भी बेतहासा झकझोर कर रख दिया था। रिया से ही पता चला कि वरुण ने बीए न केवल प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण किया है, बल्कि अपने कॉलेज में टॉप भी किया है। उसने सिविल सर्विसेज की कोचिंग पढ़ाई के साथ साथ प्रारंभ कर दी थी। अब वो उसी में रात दिन लगा रहता है। सुनकर मन को अच्छा लगा। बस मन ही मन यही प्रार्थना करती कि हे ईश्वर उसे इतनी शक्ति दे कि वो अपने इस ध्येय में कामयाब हो सके। मनोहर इस समाचार को सुनकर भी निर्विकार ही रहे। पिताजी के हंसमुख स्वभाव के कारण ही घर में थोड़ी रौनक थी, वरना अजीब सी खामोशी छाती जा रही थी। माँ जी की मृत्यु के पश्चात वो दोपहर का समय अनाथ आश्रम जाकर बच्चों और प्रौढ़ों को शिक्षा दान देने में व्यतीत करते थे। इस नेक कार्य की दीप्ति से घर में थोड़ी शीतल बयार बहाकर प्रसन्नता देने का प्रयास करते थे। आज वरुण के फोन ने उनके वर्षों के तनाव को दूर कर दिया था। उसे याद आए वर्षों पूर्व पिताजी के कहे शब्द, सुमित्रा तुझ में धैर्य क्यों नहीं है? जीवन में प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक इच्छा
पलक झपकते ही प्राप्त नहीं होती, बल्कि उसके लिए धीरज के साथ साथ प्रयत्न करना पड़ता है। ये बात और है कि किसी किसी को अपने ध्येय में सफलता थोड़े से प्रयत्न करने के पश्चात ही मिल जाती है और किसी को अथक परिश्रम करने के पश्चात भी नहीं मिलती। लेकिन सच्ची लगन, धैर्य और विश्वास हो तो कोई कारण नहीं कि मानव अपने लक्ष्य को प्राप्त ना कर पाए। आज सचमुच पिताजी की कही बात सत्य सिद्ध हो रही थी। अकारण ही वो इतने वर्षों से मानसिक तनाव झेल रही थी। सुमित्रा बेटा, एक कप चाय मिलेगी? सुबह की सैर से लौट कर आए पिताजी ने किचन में आकर दूध रखते हुए कहा। बस 1 मिनट पिताजी, कहते हुए वो विचारों के चक्रव्यूह से बाहर निकली। वास्तव में उनकी सैर और ताज़ा दूध लाने का काम दोनों साथ साथ हो जाते थे। कभी कभी सब्जी, फल इत्यादि यदि अच्छे और उचित दाम में मिल जाते तो वो भी ले आते थे। इस तरह उनकी सैर बहुउद्देशीय बन गई थी। पिताजी, आपका स्वप्न पूरा हो गया। चाय का कप टेबल पर रखते हुए सुमित्रा ने कहा। स्वप्न? कैसा स्वप्न? क्या वरुण सिविल सर्विसेज में आ गया? आज रिजल्ट निकलने वाला था, उन्होंने पूछा। हाँ पिताजी, वरुण का फोन आया था। मुझे मालूम था वो अवश्य सफल होगा। आखिर पोता किसका है? वो हर्षातिरेक से बोल उठे थे, साथ ही आंखों में खुशी के आंसू छलक आए थे। सब आपके आशीर्वाद के कारण ही हुआ है, सुमित्रा ने उनके पैर छूते हुए कहा। बेटा, बड़ों का आशीर्वाद तो सदा ही बच्चों के साथ रहता है, लेकिन उसकी सफलता का मुख्य श्रेय दिवाकर और रिया को है, जिन्होंने उसको पल पल सहयोग एवं मार्गदर्शन दिया। वरना जैसा व्यवहार उसे तुम दोनों से मिला था, उस स्थिति में वो या तो वो जिंदगी से पलायन कर जाता या पथभ्रष्ट होकर चोर उचक्का बन जाता। पिताजी ज्यादा ही भावुक हो चले थे, वरना इतने कठोर वचन से वे कभी नहीं बोलते। पर वो सच ही कह रहे थे। वास्तव में दिवाकर और रिया ने उसे उस समय सहारा दिया जब वो उनकी ओर से निराश हो गया था। पीछे मुड़ी तो देखा मनोहर खड़े हैं। एक बार फिर उनका चेहरा दमक उठा था, शायद आत्माभिमान के कारण, योग्य पुत्र के योग्य पिता होने के कारण। वो जानती थी कि वो अपने मुख से प्रशंसा का एक शब्द भी नहीं कहेंगे। वो कुछ कहने के लिए उद्यत हुई कि फोन की घंटी बज उठी और वो व्यस्त हो गए। पर अंत में ये कहना भी नहीं भूले कि उनके वरुण का प्रशासनिक सेवा में चयन हो गया है। आज वरुण के कारण हमारी नाक ऊंची हो गई है। कल तक जो बेटा नालायक था, आज वो लायक हो गया। संतान योग्य है तो माता पिता भी योग्य हो जाते हैं, वरना पता नहीं कैसे परवरिश की बच्चों की कि वे ऐसे निकल गए के ताने सुन सुनकर जीना दुश्वार हो जाता है। ये दुनिया का दस्तूर है। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।